Guys, welcome back to my YouTube channel. And so in this video we are going to discuss about how to prepare for interviews after you have qualified your national level exam. Like आपने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, CSI नेट हो, गेट हो, ICMR हो, कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम आपका क्रैक हो गया, उसके बाद आप लोग अप्लाई करते हो इंटरव्यूज़ के लिए. अब वो इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है. विदाउट प्रिपरेशन लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक दिस इंटरव्यू, बिकॉज जिस लेवल का कंपटीशन होता है, जिस लेवल पे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके लिए आपको एक अलग प्रिपरेशन चाहिए होती है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से बहुत अलग होती है. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो जब मैंने CSIR के लिए पढ़ाई की थी तो वो एक अलग लेवल की प्रिपरेशन थी. उसमें मैंने एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई की थी कि कैसे मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँ. तब मैंने इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचा था. तो तब तो मैंने मेथड्स इन बायोलॉजी छोड़ दिया था. इम्यूनोलॉजी भी मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि उसका वेटेज कम था. तो जब मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, स्टार्टिंग में तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. बिकॉज मैंने सब कुछ जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया है, मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया है. तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे एंड किस लेवल का कंपटीशन होगा. तो सब मैंने अपने हिसाब से किया था एंड मुझे कोई आइडिया भी नहीं था. तो मेरा जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन था वो अलग था एंड इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन कम्प्लीटली अलग होता है. देखो, इंटरव्यू में ना बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. वो लोग आपके कॉन्सेप्ट्स चेक करते हैं, वेदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या क्लियर नहीं है, वो सब चेक करेंगे. अगर मैं स्पेशली BRC की बात करूँ तो वहाँ पे नॉलेज के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी चेक की जाती है. लाइक BRC में ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं एंड वो ऑफलाइन इंटरव्यूज़ 1 घंटे से भी ज़्यादा चलते हैं. तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, जितने भी पैनल मेंबर्स रहते हैं वो एनालाइज करते हैं कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है. भले आपके पास नॉलेज हो लेकिन आपके पास क्वालिटी नहीं होगी तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे. लाइक मेरी ऐसे बहुत सारे लोगों से बात हुई थी जिन्होंने बताया उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. और जब जो पैनल मेंबर में मैम थे वो मुझे यहाँ पे मिले, उन्होंने खुद ने ही बताया कि वो लोग ये सब चीज़ें भी देखते हैं कि आप में डिटर्मिनेशन है, क्या फुल ऑफ स्पिरिट हो, आप PhD कर सकोगे पूरे इंटरेस्ट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके. ये सब भी वो लोग चेक करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज. जब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, एग्ज़ाम के लिए आपने क्या क्या पढ़ा होता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, सब कुछ आपने पढ़ा होता है. बस सिंपल है, एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद भी आपको ये सब चीज़ों का रिवीजन करना होता है. और रिवीजन इस तरीके से करना होता है कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप वो क्वेश्चंस के आंसर कर सको. जैसे कि वो लोग एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे. आप जैसे मैं BRC का बताती हूँ. मैंने BRC में प्रेफरेंस के हिसाब से होता है. BRC का इंटरव्यू दूसरे इंस्टीट्यूट्स के इंटरव्यू से कैसे अलग है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. ठीक है, तो देखो पहले हम BRC का देखते हैं. BRC में क्या होता है, सब में पहले आप जैसे ही एंटर करोगे, अगर आपके करियर में गैप होगा तो वो पूछेंगे कि क्यों है ये गैप, आपने क्या किया ये टाइम पीरियड में. फिर जैसे ही आप बताओगे उसके बाद वो लोग आपको सब्जेक्ट पूछेंगे आप क्या प्रिपेयर करके आओ. और ये सब्जेक्ट आपको प्रेफरेंस के हिसाब से बोलने हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में. जैसे कि आपने अगर पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला तो टफेस्ट क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे. वो टॉपिक आपका समझो आधा घंटा लेने वाला है, इन डेप्थ जाने वाले हैं वो लोग. फिर आपने बोला सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी में उससे कम टफेस्ट आएंगे. माइक्रोबायोलॉजी बोला तो उसमें और कम टफेस्ट. जो आपने दिए हैं उसमें से तो आएंगे, प्लस वो लोग दूसरे सब्जेक्ट से भी एनालाइज करेंगे. जितने पैनल मेंबर्स होंगे सब एक एक सब्जेक्ट ले लेंगे और आपको पूछेंगे. आपने अगर 3-4 सब्जेक्ट बता दिए कि ये मैं प्रिपेयर करके आई हूँ, उसमें से तो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में. उसके बाद भी वो लोग एडिशनल सब्जेक्ट्स पूछेंगे. जैसे मैं गई थी तो मेरे को कम से कम 8 या 9 सब्जेक्ट्स में से तो उन्होंने पूछा ही होगा. लाइक वो लोग ने सब कुछ ही कवर अप कर लिया था. सेकेंड थिंग इज़ दैट जब BRC में इंटरव्यू होते हैं तो वो डिस्कशन होता है. सारे जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो हमारे साथ डिस्कशन करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है
जिसमें हमको आंसर नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली हमको सबका तो आंसर नहीं आएगा। हमको उन्होंने कुछ पूछा, हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सी टेक्निक यूज़ होगी इसमें, हमको कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, हम सोच रहे। पैनल मेंबर्स हमारी हेल्प करेंगे, वो हमको हिंट देंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पढ़ के आए हो, तो आप वो हिंट को बहुत इजीली पकड़ सकते हो एंड आंसर तक जा सकते हो। लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप रिवाइज करके नहीं आए हो, आपने जो एग्ज़ाम में पढ़ा था फिर बुक बंद कर दिए, तो हिंट के बाद भी हो सकता है आपको वो क्वेश्चंस ना आए। इसीलिए जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए, बुक बंद करके रख मत देना, रिवीजन कंटिन्यू रखना जब तक आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद कोर्स वर्क भी होता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है, लाइक मेरा BRC में हुआ है, कोर्स वर्क हुआ है, आई एम स्टिल रीडिंग पाथफाइंडर समटाइम्स, क्योंकि कोर्स वर्क में भी हमको ये सब सिखाया जाता है। लाइक कैंसर के बारे में हमको टॉपिक था कोर्स वर्क में, क्योंकि यहाँ पे कैंसर पे प्रोजेक्ट है, तो सब कुछ लाइक मैं तो पाथफाइंडर लेके आई और यहाँ पे सबके पास ही पाथफाइंडर है, तो पाथफाइंडर तो आपको हमेशा यूज़ करनी पड़ने वाली है। तो BRC में वो लोग आपको आंसर तक लेके जाएंगे, आपको पता भी चलेगा कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर था। इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स के इंटरव्यू देखें, वहाँ पे क्या होता है, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है, लाइक मैंने बहुत सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी दिए थे, NCCS पुणे का दिया था, एक्ट्रैक का दिया था, देन IIT बॉम्बे का दिया था। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में क्या होता है ना, वो लोग के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 5 to 7 मिनट्स होते हैं। वो 5 to 7 मिनट्स में वो आपको जज करेंगे, प्लस इतना कंपटीशन होता है, वो लोग इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर वो 5 to 7 मिनट्स में आपने अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं किए हैं और ऊपर से ऑनलाइन है, तो सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक ऑनलाइन मैंने दिया था और मुझे ऑनलाइन इतना पसंद नहीं आया। BRC में ऑफलाइन जो इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उनको भी समझ आता है हम कैसे, हम भी उनके क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं, आंसर कर पाते हैं। इंटरव्यू लेने का स्ट्रक्चर जो भी हो, BRC का हो या दूसरे इंस्टीट्यूट का हो, वो भले डिफ़र करे। वहाँ पे डिस्कशन होता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। BRC में आपको वो लोग हिंट देते हैं, आंसर तक लेके जाते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको हिंट नहीं मिलती है, इधर आप आंसर करते हो या आंसर नहीं करते हो, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। ये डिफरेंसेस है। भले डिफरेंसेस हो, आपको ये बात याद रखनी है कि जो प्रिपरेशन होगी, जिस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, जो अप्रोच होगी, जो मेहनत आपको करनी है, वो सबके लिए सेम ही होगी। वो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है। आपको बताऊंगी आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है सो दैट आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। फिर चाहे वो BRC का इंटरव्यू हो, IITs का हो, आइजर्स का हो, कोई भी इंटरव्यू हो, वो आपका क्रैक हो जाएगा, आप अगर इतनी प्रिपरेशन करके जाओगे तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि BRC के लिए अलग प्रिपेयर करना है या दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए अलग प्रिपेयर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्ट्रक्चर अलग होता है, मेहनत आपको करनी है, मेहनत तो सेम ही रहेगी, प्रिपरेशन भी सेम ही रहेगी। पहले तो आपको वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं जो आपने एग्ज़ाम में ऑलरेडी पढ़ लिया। फर्स्ट, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो वाला सब्जेक्ट, क्योंकि कभी कभी आपको पूछा जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो आप बता सकते हो। एंड BRC में ऐसा, हाँ एक और चीज़ बतानी है कि BRC में ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप BRC में दे रहे हो और उन्होंने आपको प्रेफरेंस पूछ ही है 3-4, हो सकता है उसके बाद वो 4 सब्जेक्ट में से वो आपको ना पूछे, लेकिन ये बहुत कम लेवल पे होता है। लाइक 98% ऑफ द टाइम वो लोग आपने जो बताया है उससे ही स्टार्ट करेंगे और उसमें से ही पूछेंगे, बट 2% ये भी चांसेस है कि वो उसमें से ना पूछ के दूसरे सब्जेक्ट में से पूछेंगे। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने 4 बताए, बट वो 4 सब्जेक्ट जो थे, यूनिट्स थे, उसमें से उसको नहीं पूछा, एंड दूसरे सब्जेक्ट्स उसके अलावा उसमें से वो लोग ने पूछना स्टार्ट किया। बट ये बहुत ही रेयर बात है, ये मतलब इतना नहीं होता है। सो सी, if you want to prepare for interview, first of all you need to revise all those chapters that you have studied for your national level exam, like फॉर एग्ज़ाम्पल द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। पहले तो वही चैप्टर रहेगा जिसमें आपको सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो प्रिपेयर करो। जैसे कि और सारे वो चैप्टर्स जो टेक्निकल हो, जो जिस पे रिसर्च होती है, वैसे चैप्टर्स
आप करके जाओ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री है, वो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में सेल सिग्नलिंग भी कर लेना, इम्यूनोलॉजी, देन जेनेटिक्स एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ये तो आपको करना ही है। मेथड्स इन बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि आपका 70 to 80% इंटरव्यू कोई भी इंस्टीट्यूट में दे दो, कहीं भी दे दो, 70 to 80% इंटरव्यू मेथड्स इन बायोलॉजी से ही आएगा, टेक्निक्स पे से ही आएगा। और अगर आप प्रो बन जाते हो वो टेक्निक्स में, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सपेरिमेंटल, कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कुछ सिचुएशन आती है, कोई मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, आपको फाइंड आउट करना है वो रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सब ना सोचते रहना पड़ता है। आप सोचते रहोगे किस केस में कौन सी टेक्निक आएगी, और जब आप बहुत ही प्रो बन जाओगे इस चीज़ में तो आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। तो 80% ऑफ द इंटरव्यू तो इसमें से ही आएगा। इसके साथ साथ आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया है, जैसे मैंने मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसमें से भी वो लोग पूछेंगे, वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है। स्पेशली अगर हम अभी यहाँ पे बीआरसी का कंपेयर करें, तो बीआरसी में क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ साथ हमारी मार्कशीट भी सबमिट करते हैं, एंड वो मार्कशीट जाती है पैनल मेंबर के पास। अब हमको जब बाहर बिठाया जाता है अंदर जाने के लिए, तब पैनल मेंबर जो होते हैं वो हमारी मार्कशीट्स को एनालाइज करते हैं कि हमने मास्टर्स में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, इम्यूनोलॉजी पढ़ा है, एंजाइमोलॉजी है, वो एनालाइज करेंगे एंड वो उनके माइंड में रहेंगे सब्जेक्ट्स। अब जब हम एंटर करते हैं, बीआरसी की बात करिए, जब हम एंटर करते हैं तब वो लोग हमको उसमें से पूछ सकते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी है, मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, बट उसके अंदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, तो वो लोग उसमें से भी पूछ सकते हैं। ये बीआरसी में होता है। बट स्पेसिफिकली अगर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो आइजर पुणे में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, एनसीसीएस में भी दिया था, तो वो लोग ने मुझे पूछा था कि मास्टर्स, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को तब हम ही बता देते हैं कि हमने मास्टर्स ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया है, तो वो लोग उसमें से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, डेजर्टेशन की है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा एंड बताना होगा, एंड बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूँगी। वो टिप ये है कि देखो, मैंने एक्ट्रैक का दिया था इंटरव्यू, तब ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मेरे को बताना चाहिए वो लोग को डेजर्टेशन के बारे में या नहीं बताना चाहिए। मैं कंफ्यूज इसीलिए थी क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स ने मुझे ये बोला था कि अगर तुम उनको बताओगे कि तुमने ये पर्टिकुलर टॉपिक पर डेजर्टेशन की है, तो वो लोग तुमको उसमें से बहुत डिटेल क्वेश्चंस पूछेंगे, इतने डिटेल पूछेंगे कि हो सकता है तुमको आंसर करना आए ही ना। तो वो चीज़ ना मेरे माइंड में रह गई थी, तो उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने डेजर्टेशन में बहुत अच्छे से काम किया है, अगर क्वेश्चन पूछे तो भी मैं आंसर कर दूँगी। बट वो इन्फ्लुएंस होने की वजह से एक्ट्रैक में मैंने बहुत अच्छे से दिया था, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के मैंने उनको आंसर कर दिए थे। ऑनलाइन इंटरव्यू था, सर भी बहुत इम्प्रेस लग रहे थे, बट उन्होंने सामने से मुझे पूछा कि आपको कुछ काम का एक्सपीरियंस है, तब मैं बोल सकती थी मैंने डेजर्टेशन किया है, बट ये इन्फ्लुएंस होने की वजह से मैंने नहीं बताया। तो वो मेरी एक गलती थी, बिकॉज आई वॉज श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा, बट जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था। वो सिलेक्शन लिस्ट में हो सकता था अगर मैं बता देती कि मैंने काम किया है। तो अगर आप लोग ने कोई भी काम किया है तो बता दो, इंटर्नशिप हो या डेजर्टेशन हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो वो चीज़ के लिए एंड उनको बता दो। बिकॉज अगर आप हो, आपके सामने कोई और है, आपको कोई एक्सपीरियंस रह के भी आप नहीं बता रहे हो और सामने वाला एक्सपीरियंस बता रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग एक्सपीरियंस वाले को चूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा इसका सेकेंड एडवांटेज भी है, वो चीज़ पे आपने काम किया है तो ऑब्वियसली आपको उसकी नॉलेज है। अगर इंटरव्यू है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम लेके ज़्यादा आंसर करके आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने तब क्या सोचा, मैंने CSIR के लिए जो चैप्टर्स प्रिपेयर किए मैं वो उसमें से ही अच्छे से आंसर कर दूँगी, डेजर्टेशन का नहीं बताऊँगी। यही मेरी मिस्टेक थी और बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि मेरे को बता देना चाहिए था सर को कि मैंने डेजर्टेशन किया है और मैं अच्छे से आंसर कर लेती। मैंने प्रिपेयर भी किया था डेजर्टेशन, बट वो इन्फ्लुएंस में आके कि बहुत हार्ड पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
काम किया है तो बता दो, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि इसको कुछ तो एक्सपीरियंस है लैब में, एटलीस्ट शी हैज़ डन समथिंग। और दूसरा ये, क्या आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। लाइक कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है, मैंने आइजर पुणे का फर्स्ट राउंड दिया था, उसमें वो लोग ने पूरा इंटरव्यू डेजर्टेशन से पूछा और पूरा टाइम उसमें ही चला गया। और मैंने पूरा, उन्होंने बोला कि पूरा एक्सप्लेन करो ब्रीफ में, मैंने उनको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से और पूरा टाइम उसमें चला गया। उसमें से क्वेश्चंस है, मैंने वो भी आंसर किए। तो ये कभी कभी एडवांटेजेस बन जाता है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि ये हमारे लिए बेटर रहता है कि हम बता दें। एक तो हमने काम किया है वो पता चल जाता है, सेकंड हमने उस चीज़ पे काम किया तो हमारे उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इंटरव्यू आपको क्रैक करना है तो उसके लिए यही है कि आप रिवाइज करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपका प्लांट बेस्ड बैकग्राउंड है तो प्लांट वाला आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर जूलॉजी किया है तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी आपको करना पड़ेगा। जो भी कनेक्टेड चैप्टर्स है वो आप देखो। जूलॉजी वालों के लिए कनेक्टेड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है और एनिमल फिजियोलॉजी है, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वालों को माइक्रोबायोलॉजी करना पड़ेगा। देन बाकी के जो चैप्टर्स मैंने बताया जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से तो हो सकता है आप ना भी उनको बताओ एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, तो भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। जेनेटिक्स में से पूछ सकते हैं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। और सब में इम्पॉर्टेंट तो मेथड्स इन बायोलॉजी है, जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोल चुकी हूँ मेरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि 80% ऑफ द इंटरव्यू मेथड्स में से ही होता है। वो लोग आपको ट्रबल शूट करने के लिए बोलते हैं एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो, बताओ कि ये प्रॉब्लम है तो इसमें आप कैसे क्या एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करोगे कि ये सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए बोलते हैं। देन आपको सिचुएशन देंगे, जैसे कि आपने बोला कैंसर बायोलॉजी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो आपको बोल सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अपोप्टोसिस हो रहा है, कैसे हम क्या करेंगे, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सेल सिग्नलिंग बोलोगे तो रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन आएंगे। सपोज़ 2 रिसेप्टर्स है, सेल मेम्ब्रेन पे है और एक रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है, दोनों सेम लाइगेंड से बाइंड करता है। हमको उसको सिर्फ जो साइटोप्लाज्म वाला है उससे ही बाइंड करवाना है, तो हम क्या करेंगे। ऐसे कुछ भी वो लोग बना के आपको पूछ सकते हैं और आपको फटाफट उस बारे में सोच के आंसर करना आना चाहिए। लोकेशन पता करनी है किसी प्रोटीन की, सेल में कहाँ पे है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में। वो पीसीआर में मिल रहा है रिज़ल्ट, बट जब हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं हमको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे कुछ भी बना के वो लोग पूछ सकते हैं और आपको ये सब सोच सोच के ही आएगा। एंड जो पाथफाइंडर की बुक है टेक्निक्स वाली, वो आप पढ़ो, वो बहुत अच्छे से पढ़ लो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने भी वही बुक पढ़ी थी एंड मुझे वो बुक से बहुत हेल्प मिली। डेजर्टेशन अच्छे से कर लो, डेजर्टेशन के बारे में उनको बताओ और मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर करो उसमें से। देन मास्टर्स वाला जो मैंने बोला, मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको सब कुछ मतलब आंसर करना आना चाहिए। लाइक जो NCCS, अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। IIT बॉम्बे में क्या हुआ था, NCCS पुणे में, नेकरेक में, ये 3 जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ थे, इसका मैं थोड़ा जो मुझे याद है वो बेसिक एक्सपीरियंस भी शेयर। IIT बॉम्बे का मैंने जो ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था उसमें पहले तो सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था, मैंने इंट्रोड्यूस किया और मैंने सोचा मैं सर को करंट एरिया खुद ही बता देती हूँ, हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस पूछ ले सुन के। मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल दिया कि सर माय करंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बट उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से नहीं पूछा, उन्होंने स्टार्ट किया इम्यूनोलॉजी में से। उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक्सप्लेन करो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बोला कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि उसमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती है, आपको कैसे पता चलेगा। तो वो इन शॉर्ट टेक्निक के बारे में पूछ रहे थे, तो वो आंसर किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि
व्हाट इज़ सिनोनिमस म्यूटेशन, तो वो डिफ़ाइन करने के लिए बोला। तब मैंने ना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मैंने सिनोनिमस की जगह न्यूट्रल म्यूटेशन को डिफ़ाइन कर दिया और बहुत कॉन्फिडेंटली न्यूट्रल म्यूटेशन के एग्जांपल्स भी दे दिए। क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम होने के बाद भी प्रिपेयर करो। मैंने बुक्स रख दी थी, मेरे को लगा कि एग्ज़ाम हो गया, अब तो इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगा, अब तो पाथफाइंडर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बुक्स भी रख दी थी। और फिर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया था, विदाउट रिवीजन दिया था, जिसमें मैंने साइलेंट म्यूटेशन की जगह न्यूट्रल म्यूटेशन की डेफिनेशन बोली। तो ऑब्वियसली आईआईटी जैसी प्लेस पे तो वो लोग सिलेक्ट करेंगे नहीं, इतने इजी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर मैं करूँगी तो नहीं हुआ था सिलेक्शन। देन सेकेंड जो था वो मैंने दिया था एक्ट्रैक में, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी एक्सपीरियंस। ऑनलाइन इंटरव्यू था, वो लोग जो सर थे उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से स्टार्ट किया था। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। मैंने उनको एक्सप्लेन किया था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पूरा। फिर वो लोग उन्होंने पूछा वो एक्सरे हम क्रिस्टल है तो समथिंग लाइक हमको किसी चीज़ का क्रिस्टल बनाना है, लाइक उन्होंने हिंट दे दिया था, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। मैंने बोला था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे। उन्होंने बोला था डिफाइन क्रिस्टल, मैंने वो भी किया था। बट जैसे मैंने बताया उन्होंने काम के लिए पूछा, आपने कुछ काम किया है पास में, मैंने डर के मतलब वो जो इन्फ्लुएंस किया था उसके वजह से नो बोल दिया था, तो वेटिंग लिस्ट में आ गया था उसमें। देन मैंने दिया था NCCS पुणे का। NCCS पुणे में माइक्रोबायोलॉजी से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, लाइक डेजर्टेशन भी अच्छे से कर लिया था, सारे चैप्टर्स जो रिवाइज करने थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सब कुछ मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया था। डेजर्टेशन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। माइक्रोबायोलॉजी नहीं किया था, रिवाइज नहीं किया मैंने। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछे माइक्रोबायोलॉजी में से, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, आर्किया एंड बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो मैंने गलत आंसर कर दिया उसमें। और जब ऐसा होता है ना, हमने कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया है, हम ऑलरेडी नर्वस होते बिफोर इंटरव्यू, एंड डायरेक्टली जब वो सब्जेक्ट में से हमको पूछा जाता है जिसके लिए हमने प्रिपेयर नहीं किया, हमने बाकी सब कुछ किया बट वो सब्जेक्ट नहीं किया, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जो हम आंसर भी देते हैं वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं देते, वो हमारी आवाज़ में ही आ जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी नहीं किया था, मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी वो आवाज़ से ही पता चल रहा था कि कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो वो देख लिया उन्होंने कि कॉन्फिडेंस नहीं है। देन डेजर्टेशन में से क्वेश्चन पूछने लगे पूरा के बैक्टीरिया कोई क्यों आपने, मेरा जो डेजर्टेशन था वो था आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंजिन ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करना था जो एंजिन ऑयल को डिग्रेड करते थे फॉर द पर्पस ऑफ बायोरेमिडिएशन। तो वो बोल रहे थे कि आपने बैक्टीरिया पे क्यों फोकस किया, क्यों फंजाई पे फोकस नहीं किया। फंजाई भी तो आप कर सकते थे ना। बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, मीडिया में क्या क्या डाला है, क्या क्या किया है, लाइक बहुत डिटेल में उन्होंने डेजर्टेशन पे पूछा था। NCCS पुणे का तो मेरा इतना अच्छा नहीं किया था क्योंकि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से ही स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये सब कुछ पूछा ही नहीं, वो सिर्फ मेरा जो मास्टर्स का सब्जेक्ट था उस पर बेस्ड था, डेजर्टेशन पे बेस्ड था। तो ये भी इतना अच्छा नहीं गया था मेरा। इसीलिए जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए वो आप अच्छे से कर लो। एक तो एग्ज़ाम में जो प्रिपेयर किए हैं वो सब्जेक्ट, मास्टर वाला सब्जेक्ट जिस पे डेजर्टेशन या इंटर्नशिप की है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखो। और हाँ, सब में इम्पॉर्टेंट मोलारिटी वाले सम्स भी आपको आना चाहिए। आपको अगर बोलेंगे 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन बनाना है 100 ml, आप कैसे बनाओगे, तो आपको वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोलारिटी भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंटरव्यूज़ में मोलारिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, ये भी प्रिपेयर कर लेना। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्राफ्स। आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। लाइक सर आपको बोले कि
ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको वो ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है वो शायद आपकी हेल्प कर दे, बट आपको बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाना है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएगा, क्या कैसे जाएगा, ग्राफ भी आना चाहिए। BRC में मेरे को माइकलिस मेंटन कर्व ड्रॉ करने के लिए बोला था, एंड एंजाइमोलॉजी में भी उन्होंने OD वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था, एक कंडीशन दी थी उसी हिसाब से ड्रॉ करने के लिए बोला था। आइजर पुणे में भी सर ने मैथमेटिक्स बेस्ड एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था। IITs में भी बेसिक मैथ्स वाले जो ग्राफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ग्राफ भी प्रैक्टिस कर लेना या समझ लेना कि अगर पूछा तो कैसे बनाओगे। तो इतनी चीज़ें जो होती है वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बस एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, उसके बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, रिवाइज़ करते रहना जब तक इंटरव्यू क्लियर ना हो। रिवाइज़ नहीं करोगे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, रिवाइज़ नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इजी क्वेश्चंस का भी हो सकता है आपने कब से रिवाइज़ ना किया हो, इजी क्वेश्चंस का भी आप गलत आंसर कर दोगे, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं IIT बॉम्बे में साइलेंट म्यूटेशन पूछा था, सिनोनिमस म्यूटेशन पूछा था, और मैंने न्यूट्रल म्यूटेशन का कॉन्फिडेंटली आंसर कर दिया क्योंकि रिवाइज़ ही नहीं किया था, बहुत टाइम हो चुका था एग्ज़ाम देने को, तो माइंड में से वो चीज़ें वॉश हो चुकी थी। तो फिर रिवाइज़ करेंगे हम, जितना रिवाइज़ करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। टेक्निक्स अच्छे से कर लेना, सोचो ये चीज़ हो रही है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, कौन सी टेक्निक आएंगी। हाँ, आप अगर 1-2 मिनट ले रहे हो सोचने के लिए, वो एक्सेप्ट करेंगे, वो चलेगा, बट आंसर राइट करना है, ट्राई करनी है। BRC में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस थे, ट्रबल शूट करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने खुद ने ही उनको बोला था कि सर कैन आई गेट 2 मिनट्स सोचने के लिए। फिर मैं सोचती थी, सर ने फिर बोला कि हाँ टाइम आप ले लो, जितना टाइम चाहिए, बैठ के सोचो, पानी पियो। पूरी PhD सोच के ही करनी होती है, बहुत सोचना पड़ता है, आप सोच सकते हो। मैंने सोचा और करेक्ट आंसर किया, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। अगर आप टाइम थोड़ा ले रहे हो और आंसर कर रहे हो बट करेक्ट आंसर कर रहे हो, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। चीज़ है जो बहुत बेसिक है, वो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूँगी। अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आप दे रहे हो, आपका नहीं हो रहा है क्रैक या हो भी रहा है, फिर भी जब आपको ऑफलाइन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाए तो आप चले जाओ एंड ऑफलाइन इंटरव्यूज़ दो। ऑफलाइन इंटरव्यूज़ ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो हमको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, हमको क्वेश्चंस वो जो पूछते हैं वो बहुत अच्छे से समझ आते हैं, हम अच्छे से आंसर करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं दे आर बेटर देन ऑनलाइन इंटरव्यूज़। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ बहुत 5 मिनट के हो गए या 7 मिनट्स के हो गए, उसमें वो लोग हमको सही से जज नहीं कर पाते, हम भी इतनी कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं कर पाते जो ऑफलाइन इंटरव्यू में हम आंसर कर पाते। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, हमको जैसे वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं एक्सपेरिमेंटल, वो हमको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है ऑनलाइन में हमको चीज़ें ठीक से समझ में ना आए, लेकिन ऑफलाइन में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, ऑफलाइन में चीज़ें अच्छे से समझ आती है। तो ऑफलाइन इंटरव्यू यूजुअली लोग ट्रैवल करने के बारे में सोचते हैं एंड यूजुअली लोग अटेंड नहीं भी करते कि ऑफलाइन है नहीं जाएंगे, बट मेरे हिसाब से ऑफलाइन इंटरव्यूज़ आपको अटेंड करने चाहिए, उसमें आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन इंटरव्यूज़। तो ऑफलाइन तो अटेंड करना, ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है, क्योंकि जब BRC की लिस्ट आई थी जिसमें इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया था, मैं नहीं जाने वाली थी, मैं श्योर थी कि मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुंबई में था। मैंने सोचा इतने सारे लोग हैं, अराउंड 650+ लोगों को वो लोग ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 11 डेज़ तक इंटरव्यू चलने वाले थे। मेरे को लगा कैसे होगा, इतने सारे 650+ लोग को बुलाया है, कैसे होगा। मैंने सोचा मुंबई जाऊंगी, ट्रैवलिंग पैसे वेस्ट हो गए और ट्रैवल करना पड़ेगा,
मैंने सोचा मैं नहीं जाती, फालतू में पैसे भी जाएंगे और सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ जाना चाहिए, ट्राई कर लेती। मैं गई देने के लिए, आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं नहीं देती तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू वाले एक्सपीरियंस मेरे इतने अच्छे नहीं रहे। जैसा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया आईआईटी बॉम्बे वाला, जो विदाउट रिवीजन था, विदाउट प्रिपरेशन था, एग्ज़ाम के बाद बुक्स ही रख दी थी पाथ फाइंडर, ये सोच के कि इंटरव्यू तो बड़ा आराम से क्रैक हो जाएगा, एग्ज़ाम हो गया तो। सेकेंड एक्ट्रैक वाला जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, जिसमें डेजर्टेशन वाला मैंने उनको नहीं बताया जो मैंने काम किया था। तो ये सब जो गलतियाँ हुई थी, इससे मैंने सीखा। एनसीसीएस पुणे में माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ के गई थी तो ख़राब हो गया। बाद में मैंने माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ा। बीआरसी में सारा ठीक रहा, माइक्रोबायोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आंसर किए, डेजर्टेशन वाले भी आंसर किए, नॉर्मल क्वेश्चन भी आंसर किए। तो ये जो सब पास्ट में गलती हुई थी उससे मैंने सीखा और आज मैं बीआरसी में हूँ। तो ऑफलाइन इंटरव्यूज़ अटेंड करो, ऑनलाइन में वो भी हमको सही से जज नहीं कर पाते, आपको भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ऑफलाइन वाले अवॉइड मत कर। सो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस सो दैट ये वीडियो से दूसरे लोगों की भी हेल्प हो। एंड टेल मी इन द कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके साथ जेन्युइनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूँगी।